स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। आज हम शरीर के एक बहुत छोटे लेकिन अहम बेहद शक्तिशाली हिस्से की पड़ताल करने वाले हैं, पीयूष ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी बनावट और इसके कमाल के हार्मोन सिस्टम पर रोशनी डालती है। तो हमारा मिशन है इस मास्टर ग्रंथि के रहस्य को थोड़ा खोलना। इसके मुख्य हिस्से कौन से हैं, कौन से जरूरी हार्मोन ये छोड़ती है और इसे समझना क्यों जरूरी है, खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। लोग इसे मास्टर ग्लैंड कहते तो हैं, पर कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है ना? बिल्कुल, ये नाम इसे शायद पूरी तरह से न्याय नहीं देता। इसकी कहानी वाकई बहुत गहरी है। हाँ, तो चलिए इस नन्ही सी ग्रंथि की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं ये कैसे हमारे शरीर के इतने सारे कामों को कंट्रोल करती है। कमाल है सोचना कि मटर के दाने जितनी चीज हमारे विकास से लेकर रोजमर्रा के संतुलन तक सब संभालती है। तो सबसे पहले इसकी बनावट पर आते हैं। मोटे तौर पर इस ग्रंथि के दो मुख्य हिस्से हैं, है ना? जी हाँ, दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। एक है अग्रपीयूष ग्रंथि, टेक्निकल नाम है एडेनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, हाँ। और दूसरा है पश्चपीयूष ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनके काम और इनकी कहानी एकदम अलग है। ठीक है, तो पहले एडेनोहाइपोफाइसिस से शुरू करें। अग्रपीयूष ग्रंथि, स्रोत में लिखा है कि इसकी उत्पत्ति इसका ओरिजिन वो काफी अनोखा है। बिल्कुल, ये सच में बहुत दिलचस्प बात है। जब भ्रूण बन रहा होता है ना, तो अग्रपीयूष ग्रंथि असल में मुंह के ऊपरी हिस्से की बाहरी परत से बनती है। इसे ओरल एक्टोडर्म कहते हैं। ओरल एक्टोडर्म? हाँ, और ये एक छोटी थैली जैसी बनकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसी थैली को रातके की थैली या रातकेस पाउच कहते हैं। मुंह से इसका कनेक्शन दिमाग से नहीं, मुंह से है। ये जानना क्यों जरूरी है? हाँ, यही तो खास बात है। क्योंकि ये ओरल एक्टोडर्म से बनी है, इसका मतलब है कि अग्रपीयूष ग्रंथि असल में ग्रंथिमय ऊतक है, ग्लैंडुलर टिश्यू। अच्छा, ग्लैंडुलर यानी इसकी कोशिकाएं हार्मोन बनाने और उन्हें बाहर निकालने स्रावित करने के लिए ही बनी है। और यही बात इसे पश्चपीयूष ग्रंथि से एकदम अलग बनाती है। वो तो नर्वस टिश्यू से बनती है। ये जो ओरिजिन का फर्क है ना, यही इनके काम करने के तरीके की नींव है। अच्छा, तो ये एक असली हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक, तो अब इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं जो ये अग्रपाली बनाती है और छोड़ती है? लिस्ट तो काफी लंबी दिख रही थी। जी हाँ, ये एक बहुत बिजी फैक्ट्री है। अग्रपीयूष ग्रंथि कई जरूरी हार्मोन निकालती है। चलिए मुख्य वाले देखते हैं। FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। फिर LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी रिप्रोडक्शन में अहम है। फिर ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन के लिए एड्रेनल ग्रंथि को सिग्नल देता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड को एक्टिवेट करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। प्रोलैक्टिन भी है जो दूध उत्पादन से जुड़ा है। और GH यानी ग्रोथ हार्मोन, विकास के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। और बड़ों में भी बॉडी कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। और हाँ, बीटा एंडोर्फिन का भी जिक्र है। ये एक तरह का नेचुरल पेन किलर है। बाप रे, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं इस एक हिस्से पर। अच्छा, स्रोत में एक मध्यवर्ती लोब, इंटरमीडिएट लोब और MSH का भी जिक्र था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या ये भी अग्रपाली का ही हिस्सा है? देखिए, तकनीकी रूप से तो ये अग्र और पश्चपाली के बीच में होता है। भ्रूण में और कुछ जानवरों में ये ज्यादा साफ दिखता है और MSH बनाता है जो त्वचा के रंग वाले मेलेनिन को प्रभावित करता है। लेकिन वयस्क इंसानों में ये लोब या तो बहुत छोटा रह जाता है या अग्रपाली में ही मिल जाता है। अच्छा, पर MSH फिर भी बन सकता है क्योंकि ये ACTH के एक बड़े प्रकर्सर अणु से भी बन सकता है। दिलचस्प है। अच्छा, ये बनावट की बात चल रही है तो स्रोतों में इन हार्मोनों के सब यूनिट्स का जिक्र है, अल्फा और बीटा। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका असल मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये स्ट्रक्चर का एक बहुत ही स्मार्ट पहलू है। कई हार्मोन, खासकर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जैसे TSH, LH, FSH और प्रेगनेंसी वाला HCG, हाँ, ये असल में दो अलग अलग हिस्सों या सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट। और इसमें क्या खास है? खास बात यह है कि अल्फा सब यूनिट इन चारों हार्मोनों में TSH, LH, FSH और HCG लगभग एक जैसा ही होता है। एक जैसा चारों में? हाँ, सोचिए ये नेचर का एक तरह से मॉड्यूलर डिजाइन है।
एक कॉमन हिस्सा अल्फा जो सब में है। एक मिनट, अगर अल्फा हिस्सा एक जैसा है तो शरीर कंफ्यूज नहीं होता? मतलब TSH की जगह LH का सिग्नल चला गया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर बीटा सब यूनिट का रोल आता है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता क्योंकि हर हार्मोन का बीटा सब यूनिट एकदम अनोखा, एकदम स्पेसिफिक होता है। अच्छा। यही बीटा सब यूनिट उस हार्मोन की असली पहचान है। वही तय करता है कि हार्मोन किस रिसेप्टर से जुड़ेगा और अपना खास काम करेगा। अल्फा सब यूनिट को आप चाबी का कॉमन हिस्सा मान सकती हैं, लेकिन बीटा सब यूनिट वो खास कटिंग है जो सिर्फ सही ताले में फिट होती है। वाह। तो देखिए, नेचर ने कॉमन हिस्से को अलग अलग स्पेशलिस्ट हिस्सों बीटा के साथ जोड़कर कितने अलग अलग काम करने वाले मॉलिक्यूल बना लिए। संसाधनों का कितना अच्छा इस्तेमाल है। कमाल का इंजीनियरिंग डिजाइन है ये तो शरीर के अंदर। हाँ, स्रोत में इन हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं को भी अलग अलग रूप में बांटा गया है, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। और इन्हें याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स भी दिए हैं, बी फ्लैट और GPA। ये क्या हैं? हाँ, ये कोशिकाओं को उनके स्टेनिंग गुणों के आधार पर बांटने का एक तरीका है। हिस्टोलॉजी में मदद करता है और हमें ये समझने में भी कि कौन सी कोशिकाएं कौन से हार्मोन बनाती हैं। ये निमोनिक्स याद रखने में आसान बनाते हैं। बेसोफिलिक कोशिकाएं जो नीला रंग लेती हैं, उनके लिए है बी फ्लैट, बी से बेसोफिल्स, F से FSH, L से LH, A से ACTH, T से TSH। बी फ्लैट, ओके। FSH, LH, ACTH, TSH। और एसिडोफिलिक कोशिकाएं जो गुलाबी या लाल रंग लेती हैं, उनके लिए है GPA, G से GH, P से प्रोलैक्टिन, A से एसिडोफिल्स। GPA ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये बी फ्लैट वाले बेसोफिल से और GPA वाले एसिडोफिल से निकलते हैं। ये वर्गीकरण सिर्फ याद रखने के लिए है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि अग्रपीयूष ग्रंथि में अलग अलग स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं हैं। हर कोई अपना खास हार्मोन बनाने में लगा है। ये उनकी रेगुलेशन और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे समझने में भी मदद करता है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प ग्रुप है, वो हार्मोन जो एक बड़े अणु प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन यानी POMC से बनते हैं। POMC, ये कैसा नाम है? ये क्या चीज़ है? हाँ, नाम थोड़ा भारी जरूर है पर कॉन्सेप्ट कमाल का है। POMC असल में एक बड़ा रॉ मटेरियल या प्रीकर्सर प्रोटीन अणु है। शरीर इस एक बड़े अणु को अलग अलग जगह से काटकर कई छोटे पर बहुत एक्टिव और जरूरी हार्मोन बनाता है। अच्छा, एक अणु से कई हार्मोन। हाँ, जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ होता है ना। स्विस आर्मी नाइफ, बढ़िया एनालॉजी है। तो क्या क्या बनता है इससे? बिल्कुल, इसी एक POMC अणु से मुख्य रूप से स्ट्रेस वाला ACTH बनता है। हाँ, ACTH। दर्द कम करने वाला बीटा एंडोर्फिन बनता है। ओके। और जैसा हमने पहले बात की, त्वचा के रंग को प्रभावित कर सकने वाला MSH भी इसी से बन सकता है। सोचिए, बॉडी एक ही सोर्स मॉलिक्यूल से कितने अलग अलग तरह के मैसेंजर बना लेती है। ये फिजियोलॉजी में एफिशिएंसी का बेहतरीन उदाहरण है। तो मतलब कुछ हार्मोन खास सेल्स बेसोफिल एसिडोफिल से आते हैं, कुछ में कॉमन अल्फा और स्पेसिफिक बीटा हिस्सा होता है, और कुछ एक ही बड़े अणु POMC के टुकड़े होते हैं। ये तो वाकई में बहुत जटिल और साथ ही बहुत मुनज़्ज़म, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम लगता है। बिल्कुल सही। और ये जटिलता यहीं खत्म नहीं होती। इन सभी हार्मोनों का रेगुलेशन भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। हाइपोथैलेमस से सिग्नल आते हैं, फिर टारगेट ऑर्गन से फीडबैक आता है। लेकिन खैर, ये थी अग्रपीयूष ग्रंथि की कहानी। अब जरा कहानी के दूसरे हिस्से पर चले। हाँ बिल्कुल, वो दूसरा मुख्य भाग पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफिसिस। स्रोत कहता है कि इसकी उत्पत्ति और काम करने का तरीका अग्रपाली से एकदम अलग है। एकदम सही। ये दोनों हिस्से पड़ोसी जरूर हैं, पर इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। पश्च पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति होती है न्यूरोएक्टोडर्म से। न्यूरोएक्टोडर्म, नर्वस सिस्टम वाला। हाँ, असल में ये दिमाग के हाइपोथैलेमस का ही एक एक्सटेंशन है, जैसे कोई नस नीचे लटक आई हो। ये पूरी तरह से नर्वस टिश्यू से बनी है। नर्वस टिश्यू? तो क्या ये हार्मोन बनाती ही नहीं, जैसा आपने पहले इशारा किया था? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। अग्रपीयूष ग्रंथि एक हार्मोन फैक्ट्री थी, पर पश्च पीयूष ग्रंथि कोई हार्मोन नहीं बनाती है। बनाती नहीं है? नहीं, ये एक तरह का स्टोरेज डिपो है, या कह लीजिए रिलीज सेंटर है।
स्टोरेज डिपो, अच्छा, तो फिर ये कौन से हार्मोन स्टोर करती है और ये आते कहाँ से हैं फिर? पश्च पीयूष ग्रंथि 2 बहुत जरूरी हार्मोन स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें खून में छोड़ती है। एक है वैसोप्रेसिन, जिसे ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ADH, हाँ। ये शरीर में पानी का बैलेंस और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। हाँ, वही। ये बच्चे के जन्म के समय यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और दूध निकलने में मदद करता है और सोशल बॉन्डिंग में भी इसका रोल माना जाता है। ADH और ऑक्सीटोसिन, पर अगर पश्चपाली इन्हें बनाती नहीं तो ये आते कहाँ से हैं? ये दोनों हार्मोन असल में बनते हैं दिमाग के हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में? ऊपर। जी हाँ, हाइपोथैलेमस में खास न्यूरॉन्स के ग्रुप होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। मेनली ADH सुप्रा ऑप्टिक में बनता है और ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर में। अच्छा, तो बनते हाइपोथैलेमस में है और स्टोर होते हैं नीचे पश्च पीयूष ग्रंथि में। हाँ। फिर ये हाइपोथैलेमस से पश्च पीयूष तक का सफर कैसे तय करते हैं? कोई खास तरीका? हाँ, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी स्पेशल है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनने के बाद न्यूरॉन्स के लंबे धागों यानी एक्सॉन्स के जरिए नीचे पश्च पीयूष ग्रंथि तक ट्रैवल करते हैं। एक्सॉन के जरिए। और इस सफर में वे अकेले नहीं होते, वे खास कैरियर प्रोटीन से बंधे होते हैं जिन्हें न्यूरोफिसिन्स कहते हैं। न्यूरोफिसिन्स? हाँ, ये न्यूरोफिसिन्स इन हार्मोन को रास्ते में प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेबल रखते हैं और शायद उनके सही टाइम पर रिलीज होने में भी मदद करते हैं। आप इन्हें VIP एस्कॉर्ट जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। जब हाइपोथैलेमस से नर्व सिग्नल आता है तब पश्च पीयूष ग्रंथि इन हार्मोनों को न्यूरोफिसिन से अलग करके खून में छोड़ देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पश्च पीयूष ग्रंथि असल में हाइपोथैलेमस का एक रिमोट कंट्रोल्ड रिलीज पॉइंट है। हाइपोथैलेमस तय करता है कब और कितना हार्मोन छोड़ना है। बिल्कुल सही कहा। यह हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बीच एक सीधा नर्व कनेक्शन दिखाता है, डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन। इसे ऐसे समझें, अग्र पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से निर्देश डाक यानी हार्मोन के जरिए मिलते हैं जो खास खून की नलियों से आते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई स्टेप्स होते हैं। हाँ, वो पोर्टल सिस्टम। एग्जैक्टली। लेकिन पश्च पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस से सीधा हॉटलाइन कनेक्शन है, एक नर्व पाथवे। जैसे ही हाइपोथैलेमस से नर्व सिग्नल आया, पश्च पीयूष ग्रंथि फौरन हार्मोन रिलीज कर देती है। ये जो फर्क है बनावट में, एक का ग्लैंडुलर होना और हार्मोनल कंट्रोल में काम करना और दूसरे का न्यूरल होना और सीधे नर्व सिग्नल पर काम करना, इसका इनके कामों पर क्या असर पड़ता होगा? ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट नर्व कनेक्शन की वजह से पश्चपाली से हार्मोन का निकलना बहुत तेजी से कंट्रोल किया जा सकता है। तेजी से? हाँ, बहुत तेजी से और जरूरत के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर बॉडी में अचानक पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो हाइपोथैलेमस तुरंत सिग्नल भेजकर ADH का निकलना बढ़ा सकता है ताकि किडनी पानी बचाना शुरू कर दे फौरन। अच्छा। या बच्चे के जन्म के दौरान ऑक्सीटोसिन का निकलना तेजी से बढ़कर कॉन्ट्रैक्शंस को तेज कर सकता है। ये जो रैपिड रिस्पॉन्स है, ये नर्व कंट्रोल की वजह से ही मुमकिन है। दूसरी तरफ अगर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन, उनका कंट्रोल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें कई लेवल की हार्मोनल सिग्नलिंग होती है और रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा होता है। दोनों सिस्टम अपने अपने तरीके से शरीर के बैलेंस के लिए जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, पीयूष ग्रंथि, ये छोटी सी मास्टर ग्रंथि, असल में 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। पहला, अग्र पीयूष ग्रंथि या एडेनोहाइपोफिसिस। हाँ, ये मुंह के एक्टोडर्म से बनी एक असली हार्मोन फैक्ट्री है। ये FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, GH जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाती और छोड़ती है। इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोनल संकेतों से होता है जो एक खास पोर्टल ब्लड सिस्टम से आते हैं। सही। इसमें बेसोफिल और एसिडोफिल जैसी खास कोशिकाएं हैं और कुछ हार्मोन अल्फा बीटा सब यूनिट वाला मॉड्यूलर डिजाइन दिखाते हैं, जबकि कुछ POMC जैसे बड़े अणु से कटकर बनते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये नर्वस एक्टोडर्म से बनी है और असल में हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन है। ये खुद हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि हाइपोथैलेमस में बने ADH और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करती है। जी। इन हार्मोनों को न्यूरोफिसिन प्रोटीन के साथ एक्सॉन के जरिए नीचे लाया जाता है
और इनका निकलना हाइपोथैलेमस से आने वाले सीधे नर्व संकेतों पर निर्भर करता है, जिससे तेज रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत बढ़िया सारांश। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे ये दो हिस्से, जिनकी उत्पत्ति अलग है, जिनका कंट्रोल मैकेनिज्म अलग है, इसके बावजूद हाइपोथैलेमस के डायरेक्शन में मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर का आंतरिक संतुलन, होम्योस्टैसिस बना रहे। ये सच में शरीर के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर हाइपोथैलेमस और मेन म्यूजिशियन ग्रुप पीयूष ग्रंथि हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार आता है जो हमारे स्रोत की जानकारी से भी उभरता है। ये सोचना कितना आकर्षक है कि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि कितने महीन और कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हैं। शरीर के लगभग हर जरूरी काम, विकास, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, फर्टिलिटी, वाटर बैलेंस और शायद हमारा सोशल बिहेवियर भी इन गिने चुने हार्मोनों और उनके सटीक कंट्रोल पर निर्भर करता है। ये बात तो है। ये पूरा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का जो एक्सिस है, ये शरीर के बैलेंस के लिए कितना नाजुक और कितना जरूरी है। अगर इस नाजुक कम्युनिकेशन सिस्टम में, चाहे वो हार्मोन बनाने में हो, उनके ट्रांसपोर्ट में हो या उनके सिग्नल रिसीव करने में हो, कहीं कोई रुकावट आ जाए तो उसके परिणाम कितने दूर तक जा सकते हैं और कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सेहत सिर्फ अंगों का ठीक होना नहीं है, बल्कि उनके बीच सही बातचीत का होना भी है।